हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की सोन चिड़ैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पाठ पढ़ा था। पाठ 8 है ये, चांदी का जूता। ठीक है, हम लोगों ने इस पाठ का एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट में पढ़ा था बच्चों, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा पिछले वीडियोस में जा कर के। बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया था, साथ साथ मैंने कठिन शब्द भी बताती गई थी और आपको कुछ बीच बीच के क्वेश्चंस कौन से बन रहे थे वो भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोगों ने मौखिक और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी कर लिए थे। ठीक है, हम लोग एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। अब हम लोग इस पाठ के लिखित प्रश्न करेंगे, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग अब करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है, देखिए, लिखित प्रश्न के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, लेखक को नाश्ते का न्योता किसने दिया था? तो इसका उत्तर है बच्चों, लेखक को नाश्ते का न्योता उसके मित्र वेंकटेश्वर राव ने दिया था, है ना। एक्सप्लेनेशन पढ़ा था हमने देखा था कि लेखक अपने मित्र के घर पहुंचे थे। कौन से मित्र? वकील शिवराम के घर, है ना। अचानक पहुंच गए, संयोग से पहुंच गए, तो वहाँ पता चला कि उनके बेटे का बर्थडे यानी कि जन्मदिन का पार्टी चल रही थी, और वहीं पर उन्हें अपने मित्र मिल गए अचानक से, वेंकटेश्वर राव। तो वो दोनों मिलकर बहुत खुश हुए और फिर वेंकटेश्वर राव ने उन्हें यानी लेखक को नाश्ते का न्योता दिया। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए, मित्र ने लेखक के हाथों में कौन सा अखबार थमाया? तो इसका उत्तर है ब्लिट्स अखबार। क्या था अखबार का नाम बच्चों? ब्लिट्स अखबार। अगला देखिए, लेखक सुरेश की शादी में क्यों नहीं गए? तो इसका उत्तर है बच्चों कि तो मित्र ने लेखक के हाथों में कौन सा अखबार थमाया बच्चों? ब्लिट्स अखबार। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक सुरेश की शादी में क्यों नहीं गए थे? क्योंकि उन्हें न्योता नहीं मिला था, है ना। हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे, व्याख्या जब देख रहे थे, तब रमा ने उनसे पूछा था ना, वेंकटेश्वर राव की पत्नी रमा ने, कि आप शादी में क्यों नहीं आए, ऐसे बुलाना दिया था ना। तो उन्होंने कहा, भाई मुझे न्योता ही नहीं मिला तो मैं आता कैसे, है ना। तो उन्हें न्योता नहीं मिला था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, रसोइया रखने का प्रस्ताव किसने रखा? रसोइया मतलब कुक, खाना पकाने वाला या खाना पकाने वाली। तो इसका उत्तर है लेखक ने ये प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न है, पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा क्यों तुनक उठी? इसका उत्तर है बच्चों, पति को बहू की तारीफ के पुल बांधते देख रमा इसलिए तुनक उठी क्योंकि उसे लगा कि पढ़ी लिखी कमाऊ बहू के सामने उसे कम महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जबकि उसके बाप दादे भी जमींदार थे। ठीक है, तो वो इसलिए उसको अच्छा नहीं लगा। अब चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं बच्चों। दीर्घ उत्तरीय पहला प्रश्न है, हॉस्टल का लापरवाह वेंकटेश्वर राव इतना सुव्यवस्थित कैसे हो गया? इसका उत्तर है कि पहले जब लेखक, आपने हम लोगों ने देखा था, वापस मैं वही कहूँगी बच्चों कि आप ज़रूर एक्सप्लेनेशन सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि हम लोगों ने उसको इतनी अच्छी तरह से समझा है ना। तो जब लेखक अपने मित्र के घर पहुँचे और उनके ड्राइंग रूम में बैठक में बैठे, तो उन्होंने बैठक को जब ध्यान से देखा तो वो बहुत सुंदर ढंग से सजी हुई थी और व्यवस्थित थी। तो पहले लेखक को ऐसा लगा कि हॉस्टल का लापरवाह वेंकटेश्वर सुव्यवस्थित हो गया है, लेकिन थोड़ी देर में, मतलब बाद में, उन्हें समझ में आया कि भाई ये तो चेंज होने वाला था नहीं। उन्हें बाद में समझ में आया कि उसके घर की सजावट दरअसल उसकी पत्नी की अलंकार प्रियता और उसकी सुशिक्षित पुत्र वधू की सुरुचि का परिणाम थी, है ना। लेखक ने बाद में सोचा कि इसको तो कितना हमने कोशिश की थी सुधारने की, लेकिन ये सुधरता ही नहीं था, ऐसा सामान फैला के रखता था हॉस्टल में, तो ये अब कैसे सुधर गया, है ना।
तो ज़रूर ये उसकी पत्नी की अलंकार प्रियता और उसकी सुशिक्षित पुत्रवधू की सुरुचि का परिणाम थी। ठीक है, कि अभी वो उनकी पत्नी के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनके पुत्र की शादी हो गई है और उनके घर में पुत्रवधू भी है, तो ये बात उन्हें बाद में पता चली। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। वेंकटेश्वर राव और उनकी पत्नी रमा ने सीमा की विशेषताएं बताते हुए क्या कहा? तो क्या कहा उन्होंने? वेंकटेश्वर राव और उसकी पत्नी रमा ने सीमा की विशेषताएं बताते हुए कहा कि उसने एमए प्रथम श्रेणी में किया है। एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स कहते हैं इसको, है ना। बीए के बाद एमए की डिग्री ली जाती है और स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया है ना। मतलब उसने प्रथम श्रेणी में तो पास किया ही है और स्वर्ण पदक भी मिला है। स्वर्ण पदक कब मिलता है बच्चों? जब वो पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरे विश्वविद्यालय में अपने विषय में प्रथम आते हैं ना, तब ये स्वर्ण पदक दिया जाता है। क्योंकि प्रथम तो बहुत बच्चे आते हैं, लेकिन उन सब बच्चों में जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं ना, उसे स्वर्ण पदक मिलता है। और पीएचडी भी कर रही है ना। पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट की डिग्री भी कर रही है और डीलिट करना चाहती है। तो पीएचडी क्या हो गया? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हो गया। और डीलिट मैंने बताया था डॉक्टर ऑफ लिटरेचर या डॉक्टर ऑफ लेटर्स, जो कि और भी बड़ी डिग्री होती है। कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ घर के सारे काम करती है और सास ससुर की सेवा भी करती है। ठीक है, ये विशेषताएं थी उसकी। अब अगला देखिए, वेंकटेश्वर राव के भाई के घर की विडंबना क्या थी? विडंबना क्या थी? तो इसका उत्तर लिखिए। वेंकटेश्वर राव के भाई के घर की विडंबना यह थी कि वह भारी दहेज के लालच में केवल मैट्रिक पास बहू को घर ले आए थे। अब देखो, हम लोगों ने बच्चे शुरू में जब लेसन पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी ना कि दहेज एक ऐसी समस्या थी विकराल समाज की, है ना। अभी भी है लेकिन अब कम हो गई है। लेकिन तो क्या हुआ, दहेज के लाल जब जहाँ उन्हें ज़्यादा दहेज मिला तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे हमें, तो हम कैसे भी ले लेंगे, कैसे भी बहू ले आएंगे। तो दहेज के लालच में केवल मैट्रिक पास बहू को घर ले आए थे। अब वह रानी की तरह बैठी रहती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी और काम के लिए कहे जाने पर दहेज के धन की धौंस जमाती थी, है ना। हम लोग ने पढ़ा था ना वाक्य में, वो कहती थी कि मेरे पिताजी ने इतना दहेज दिया है, उसे बैंक में जमा कर दो और जो ब्याज मिले उसे नौकर रख लो, है ना, मैं क्यों काम करूं, इस तरह से कहती थी ना। तो ये थी उनके घर की विडंबना। अब देखिए अगला, वेंकटेश्वर राव ने ऐश ट्रे को उनके थोथे आदर्शों का उपहास करने वाला अविस्मरणीय चिन्ह क्यों कहा? तो इसका उत्तर है बच्चों, वेंकटेश्वर राव वैसे तो दहेज विरोधी थे, है ना। उन्होंने अपने विवाह में भी दहेज नहीं लिया था, लेकिन अपनी पत्नी रमा के दबाव में आकर जब उन्होंने पुत्र के विवाह में दहेज मांगा तो उन्हें दहेज तो मिल गया, लेकिन साथ ही उल्टे पैर के जूते की आकृति की ऐश ट्रे भी मिली, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने दहेज मांगकर साबित कर दिया कि उनके आदर्श थोथे थे। ठीक है, मतलब झूठे थे आदर्श, है ना। वो आदर्श की बातें करते थे सिर्फ, और जब ज़रूरत पड़ी, जब उनको आदर्शों को पालन करने की जब समय आया, तो पुत्र का विवाह जब करने गए तो दहेज मांग लिया, है ना। और वैसे कहते थे कि मैं दहेज का विरोधी हूँ, तो इसलिए इन्हें थोथे आदर्श कहा गया है। अगला देखिए, वह कौन सी विवशता थी जिसके तहत विवाह में उचित रकम देने की बात सीमा के पिता से कही गई? इसका उत्तर बच्चों कि दहेज की रकम के लिए रमा कौन थी? उनकी पत्नी थी। रमा ने वेंकटेश्वर राव पर इतना अधिक दबाव बनाया कि उन्हें सीमा के पिता से विवाह में उचित रकम देने की बात कहनी पड़ी। ठीक है, अगला देखिए, वेंकटेश्वर राव यदि पत्नी के आग्रह के सामने न झुकते तो क्या वे अपने साथ न्याय करते? है ना बच्चों, ये आपको अपने दिमाग से प्रश्न लिखना, बुक में ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। तो इसका उत्तर होगा कि वेंकटेश्वर राव यदि पत्नी के आग्रह के सामने न झुकते तो वह अपने साथ तो न्याय करते ही समाज में भी एक आदर्श स्थापित करते। उनकी आत्मा पर कोई बोझ भी न रहता
और वह अपने मित्र के सामने लज्जित महसूस ना करते, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी की प्रसन्नता को ही प्रमुखता दी और युवावस्था से बनाए गए अपने आदर्शों को सूली पर चढ़ा दिया। है ना, देखा था ना आप लोगों ने व्याख्या करते समय। इसीलिए जब वो अपने मित्र वेंकटेश्वर राव से बात करते हैं तो वो लज्जित महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, उनके दिल पर एक बोझ बन गया कि ये मैंने गलत किया। है ना, अगर वो ना करते ऐसा, अगर उस वक्त वो अपनी पत्नी को थोड़ा स्ट्रिक्टली मना कर देते तो उनके दिल पर ये बोझ ना रहता। है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा व्यक्तित्व उनका निकल कर आता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका प्रश्न हुए हमारे लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे बच्चों। इन प्रश्नों को थोड़े से लंबे तो हो जाते हैं क्योंकि हिंदी में बहुत छोटा अगर हम प्रश्न करेंगे तो हम पूरी बात नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आप, जैसे हमने पढ़ा है, हमने पहले व्याख्या पढ़ी, अगर आप उसको एक बार समझ लेंगे, 2-3 बार सुन लो बच्चों, फिर देखो आपको कितनी अच्छी तरह से याद हो जाता है ना, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो बच्चों एक बार याद दिला दूँ, फटाफट से आप पहले सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो। हालांकि बच्चों ने कर लिया, लेकिन जिन बच्चों ने नया आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं पढ़ाऊँ आगे, कोई भी वीडियो बनाऊँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसलिए बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको पढ़ाना कैसा लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब अगले वीडियो में हम लोग इसका व्याकरण बोध करने वाले हैं। ठीक है, तो व्याकरण बोध अच्छे से समझाती हूँ मैं, आपको पता है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।